हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर हम सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सीडीपी का आपका चल रहा है, पेपर 1 चल रहा है। पेपर 2 के लिए भी आप सभी मैसेज किए हैं कि मैम पेपर 2 का भी कराइए, तो हम देखते हैं जिस हिसाब से होगा पेपर 2 का भी कराएंगे। पहले पेपर 1 का हम 8 से 10 वीडियो करा देते हैं, उसके बाद पेपर 2 का फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। पेपर 2 में हमने आपको 25 वीडियो दे दी है, उसको आप सभी देखिएगा तब तक, और उसको 2 से 3 बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हम पेपर 2 का भी स्टार्ट कर देंगे। तो कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए नहीं हो पाया। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है कि वो प्रैक्टिस सेट कैसे करते हैं, लेकिन जो नए बच्चे उनको बता देना चाहते हैं कि आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, उस पर नंबरिंग किया करिए। क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ा रहे हैं तो 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से 30 नंबर तक डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आप हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप आंसर दीजिएगा। जो आंसर दीजिएगा अपने, जैसे 16 नंबर का आंसर आपने 2 दे दिया, ठीक है, तो आप 2 लिखिए। अगर मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, आंसर सही होता है तो आप सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप सभी काउंट करिए कि आपने 15 में से कितना नंबर गेन किया है, और कोशिश करिएगा 12 से 13 नंबर आप गेन कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा बड़ा है, कल हमने जो पढ़ाया था उसमें छोटे क्वेश्चन थे, ऑप्शन जो थे आपके छोटे थे, आज थोड़े ऑप्शन बड़े हैं, तो आप सभी एडजस्ट करिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि स्क्रीन पर सही से आ नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन 2 है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन 3 है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। चलिए हम ऑप्शन फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या कहा गया आपका? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 2 है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों में की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन 3 है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन 4 है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो देखिए जो बच्चे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को जानते होंगे वो तुरंत उत्तर दे दिए होंगे इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ पूछा है आपको। तो जब आपका अंतः विषय होगा लचीलेपन की अनुमति, आप अनुमति नहीं है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधि को शिक्षकों को, बच्चों को लचीलापन, बच्चों में लचीलापन हो जाए, शिक्षकों को लचीलेपन की अनुमति होती है, ऐसा नहीं है। अगला है तीसरा है कि विकसित होने की कम संभावना होती है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए इसमें क्या दिया है? अवसर। अवसर हमारा क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉजिटिव पूछा है, आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमने आपको हमेशा बताया सीटेट में कि क्वेश्चन क्या हो, निगेटिव पूछे तो आपका ऑप्शन निगेटिव वाला ही सही होगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन जो होगा पॉजिटिव वाला ही सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा गया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन 1 है पृथक्करण, 2 है अभिभावकों की भागीदारी, 3 है क्षमता संवर्धन, 4 है संवेदनशील बनाना। देखिए समावेशन, समावेशन क्या होता है? जैसे कि समावेशन का मतलब आपको क्या होता है, जैसे कोई भी बच्चा है वो किसी एक कक्षा में पढ़ रहा है और उसमें हर तरीके के बच्चे पढ़ रहे हों, वही क्या होता है? समावेशन होता है हमारा।
समावेशन का मतलब एक ही चीज़ें में हर चीज़ क्या हो, समाना। इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक है। कि जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ा है, अब दूसरा बच्चा आ रहा है, जैसे वो बच्चा किसी भी तरीके का हो, चाहे उस बच्चे को सुनाई ना देता हो, दिखाई ना देता हो, या बोल ना पाता हो, तो भी वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ रहा हो, ठीक है। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा 17 का। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सिवाय दिया है, सिवाय का मतलब निगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें तीनों चारों में से आपको निगेटिव क्या दिख रहा है, संवेदनशील बनाना, ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो गलत हो गया आपका। क्षमता संवर्धन, ये भी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आपका, गलत हो गया आपका। अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है आपका, तो ये भी निगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब निगेटिव क्वेश्चन हमारा क्या बचा आपका, पृथक्करण बचा। पृथक्करण कभी भी हम बच्चों को क्या करेंगे, अलग नहीं करना है किसी चीज से, ठीक है। पृथक्करण हमारा क्या होता है, निगेटिव पॉइंट में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन बड़ा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन 1 है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन 2 है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन 3 है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन 4 है कि समस्या मौलिक होती है। समस्या उपागम के बारे में पूछा है, समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह पूछा है कि आप समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो इसमें से एक विशेषता आप बता दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल दिख गया, ये हट गया, ठीक है। सही उत्तर प्राप्त करने का समानतः एक उपागम, समानतः एक उपागम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। हम अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हमें सही उत्तर के लिए सिर्फ एक उपागम नहीं यूज करना है, आप कई तरीके के उपागम यूज कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। समस्या मौलिक होती है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा कि समस्या कथन में संकेत जो होता है अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन 1 है मेरा परिवार, 2 है मेरा प्रिय मित्र, 3 है मेरा पड़ोस, 4 है मेरा विद्यालय। अब बच्चा नर्सरी कक्षा में जाएगा तो सबसे पहले किसको जानता है, आप सभी बताइएगा। क्या सबसे पहले वो मित्र को जानता है, मतलब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो किसको इसमें से जानता है, क्या पड़ोसी को जानता है, विद्यालय को जानता है, मित्र को जानता है, परिवार को जानता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले परिवार को जानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आप सभी कमेंट करके बताया करिए क्या इतना करने पे आपको क्वेश्चन दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े इसके ऑप्शन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन 1 है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन 2 है कि सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। 3 है कि सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। 4 है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पूछा क्या है कि देखिए प्राथमिक कक्षा में पूछा है आपको सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो प्राथमिक कक्षा में आपको सकारात्मक अगर वातावरण निर्मित करना है तो आपको समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो अनुमति है, अनुमति को हम ऐसा अनुमति नहीं देंगे कि नहीं आप समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाए या इस तरीके से। देखिए सकारात्मक वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ठीक है सुना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें चारों में से देखना है जो आपका एकदम पॉजिटिव क्वेश्चन है
वो कौन सा है, मतलब कि एक ऑप्शन आपका जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सुबह सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन कराना चाहिए, ठीक है, करा सकते हैं, लेकिन इससे भी स्ट्रांग ऑप्शन आपका क्या है कि विभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी बच्चे में विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। देखिए कल क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, आज के क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। 2 है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। 3 है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। 4 है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि सीटेट में क्या होता है कि बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, सारी गलती टीचर की होती है। तो आपको यहाँ से कौन सा ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो जिसमें आपकी गलती नजर आ रही हो, तो ऑप्शन नंबर 4 में एक टीचर की गलती नजर आ रही है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है, असफल है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22। देखिए 22 तो और भी बड़ा है। चलिए क्वेश्चन आपका है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन 1 है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। 2 है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। 3 है कि राधिका को किसी उलझनेपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। 4 है कि इस स्थिति से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। देखिए आप टीचर हैं, आप गणित की शिक्षिका हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी लड़की से प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, राधिका नाम की लड़की उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और राधिका कोई उत्तर नहीं दे पा रही हैं। उसके बाद आप तुरंत क्या करें, दूसरा प्रश्न पूछती हैं। वो प्रश्न किससे पूछती हैं, दूसरे बच्चे से पूछना स्टार्ट कर देती हैं, मोहन से। अब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने के संघर्ष कर रहा है। अब मोहन क्या कर रहा है, इसमें संघर्ष कर रहा है। अब मोहन को क्या है, उत्तर नहीं आ रहा है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं, मतलब अब उन्हें नॉर्मल भाषा में सिखाने की कोशिश कर रही हैं। मोनिका यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, अब जो आप टीचर हैं तो आपकी यह प्रवृत्ति किस में प्रदर्शित कर रही है आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा होगा वो सही होगा। मोहन का पक्ष लेकर, देखिए उन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 2 सही करिए, फिर बताते हैं कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। देखिए उन्होंने राधिका से क्वेश्चन पूछा तो राधिका का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछा। यही चीज़ें वो राधिका के साथ भी कर सकती थी कि राधिका को भी नॉर्मल भाषा में उनको समझा सकती थी क्वेश्चन को, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया, तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछा और जब मोहन उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने उनको समझाया क्वेश्चन को। बट वही राधिका से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने राधिका उनको नहीं समझाया, उन्होंने तुरंत अपना क्वेश्चन बदला और तुरंत मोहन के साइड चली गई। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूढ़िवादिता को ये क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 को देखते हैं। 23 है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन 1 है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, 2 है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, 3 है स्मृति, 4 है अनुशासित स्वभाव। एक सशक्त विद्यालय है, ठीक है,
अपने शिक्षकों में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ये वाला क्वेश्चन शायद आपके किसी पेपर में एक बार और ये सेम क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। अगर आप पूरा टॉपिक देखेंगे तो यहाँ से सेम क्वेश्चन ये मिला था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन 1 है स्वनिम, 2 है संकेत प्रयोग विज्ञान प्रैग्मेटिक्स, 3 है वाक्य, 4 है रूपिम। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, 24 का स्वनिम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है मध्यम, 2 है कम से कम, 3 है पूर्ण, 4 है उच्च। तो आपको बताना है कि ये समानता किस शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो जो आपका बुद्धि लब्धांक होता है ये आपका सामान्यतः किससे होता है? उच्च शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब चलिए इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए बहुबुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। सिवाय का मतलब आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन है, सिवाय मतलब आपका निगेटिव हो गया कि मतलब कि एक ऐसा है जो निगेटिव है और 3 ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक निगेटिव वालों को ही आपको चूज करना है, पॉजिटिव वालों को छोड़ देना है। ऑप्शन 1 है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। 2 है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। 3 है विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। 4 है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका उत्तर सही नहीं लग रहा है। ये वाला दिया तो यही है बट हमें लग रहा है कि शायद ये होगा कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ये क्योंकि सिवा दिया है, निहितार्थ देता है सिवाय, निहितार्थ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप सभी, ठीक है। इसको हम देखते हैं बाद में इसका आंसर क्या आता है, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया गया है। तो बाद में इसको हम देखते हैं, इसको ढूंढ के बताते हैं आपको कि क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन इसका सही नहीं दिया गया है। तो चलिए 26 हम देखते हैं। 26 को हटाइए, 27 को देखते हैं। उसको छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। चलिए 27 देखते हैं हम। 27 है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। यहाँ पर भी देखिए सिवाय दिया है। इसमें से देखिए जो 3 है वो आपके सीखने के आकलन है, 1 है जो उसमें से आकलन नहीं है, उसी को आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थी की आवश्यकताएं, 2 है विद्यार्थी की त्रुटियां, 3 है विद्यार्थी की आधिगत शैलियां, 4 है आपका कि विद्यार्थियों की क्षमताएं। उत्तर बताइए सभी क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। देखिए सीखने की आवश्यकता इसको हटाएंगे, विद्यार्थी की त्रुटि पर हम ध्यान देंगे कि आकलन है, विद्यार्थी की अधिगम शैली पर ध्यान देंगे, विद्यार्थी की क्षमताओं पर ध्यान देंगे क्योंकि हम आकलन कर रहे हैं। यहाँ पर आकलन में आवश्यकता देखने की जरूरत नहीं होती है। आकलन में हमें देखना है कि बच्चा कितना त्रुटि कर रहा है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, बच्चे की क्या क्षमता है सीखने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि सिवाय पूछा है, तो इसके सिवाय बाकी ये 3 चीज़ें जो है वो सीखने के आकलन का ध्यान देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28।
क्वेश्चन आपका है कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। एक बच्चा क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, मतलब एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है। अब उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में आपको बताना है, अवलोकित होने की सर्वाधिक क्या संभावना होगी। तो ऑप्शन 1 है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या ऐसा है कि अमीर बाप का बेटा है तो वो ज़्यादा नंबर लाएगा, गरीब बाप का बेटा है तो वो कम नंबर लाएगा। दूसरा है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तीसरा है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा आपका है कि दोनों समान अंक प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा उत्तर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 28 का जो सही उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती। देखिए आपका जो समाज है, आप जिस परिवार में रह रहे हैं, चाहे गरीब परिवार में रहिए चाहे अमीर परिवार में रहिए, जो आपका बुद्धि लब्धांक है वो कभी भी ये प्रभावित नहीं कर सकता। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन 1 है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। 2 है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। 3 है बाह्य कारक। 4 है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो देखिए सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित क्या करेगा आपको बताना है। तो अगर आपको अभिप्रेरित करने के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आइए अपना लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश होगी। अब इसमें आपको मानसिक आयु निकालना है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 12 आएगा। तो हम इसको बता देना चाहते हैं आपको कैसे निकलेगा। देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछते हैं आपको मानसिक आयु वाला, तो सबसे पहले हमें इसका एक फार्मूला होता है उसे लगाना पड़ता है। फार्मूला आपका है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आपका, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपको याद करके रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फार्मूला आपको काम देगा, ठीक है। या तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, देखिए 75 क्या है, उसने अंक प्राप्त किया था, बराबर मानसिक आयु दिया नहीं था। वास्तविक आयु कितना है उनका, 16 साल है। बच्चा कितने साल का है, 16 साल का है। तो यहाँ पर हमने 16 लगा दिया, इंटू 100 कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब मानसिक आयु पूछा है हमसे तो मानसिक आयु को यहाँ पर लाएंगे, ऐसे इसका तिरछे तिरछे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मानसिक आयु पूछा है तो मानसिक आयु को अगर हम पहले रखते हैं तो यहाँ पर देखिए बराबर है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इस तरीके से ले गए। तो अब यहाँ पर आ गया आपका मानसिक आयु बराबर 75 आपका कहाँ गया, यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। 75 ऊपर चला गया, गुणे 16, 75 और ये इस पे दोनों का गुणा हो जाएगा और मानसिक आयु का इसका इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो मानसिक आयु बराबर 75 गुणे 16, 75 उसने अंक प्राप्त किया था और 16 साल की उसकी आयु थी, बट्टे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब जैसे देखिए 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, फिर 4 एक का 4, 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। फिर 3 का 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब पूछा क्या है, अगर आपको वास्तविक आयु पूछता है तो यही चीज़ें आप क्या करते, वास्तविक आयु को यहाँ ला के रख देते, फिर इस तरीके से कर देते। आपको यहाँ मानसिक आयु पूछा था तो मानसिक आयु को यहाँ पर रख दिए। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बाकी हम 15 क्वेश्चन आपका ये एक पेपर मतलब एक सेट खत्म हो गया, दूसरा सेट हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन से क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करती हूँ आपको या अपलोड करती हूँ वो तुरंत आपको मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।